नमस्कार। मेरे साथ एबीपी न्यूज़ पर आज एक ऐसा युवा चेहरा, एक ऐसा पॉलिटिकल यंग लीडर जो इंटरव्यूज़ तो कम देते हैं लेकिन तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटते। अक्सर हम उनको जो भी प्रेवलेंट इश्यूज़ हो उन पर बोलते हुए देखते हैं, बट बहुत रेयर होता है कि एक्सटेंडेड इंटरव्यूज़ देने के लिए वो बैठते हैं। और ख़ास तौर पर आज हमारे साथ इस स्पेशल ख़ास इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं। मैं बताता हूँ कौन। देश में पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदलता जा रहा है, चुनाव के 2 फेज़ हो चुके हैं, तमाम मुद्दे सामने आते जा रहे हैं और वो भी अपनी राय बखूबी रख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ देश के युवा नेता, महाराष्ट्र के बड़े पॉलिटिकल चेहरे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के ग्रैंडसन, पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के उद्धव ठाकरे साहब के बेटे आदित्य ठाकरे साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य ठाकरे साहब। सर, आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें सामने आए तो इस बात का डर रहता है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए, जिस तरह के मुद्दे अभी चल रहे हैं? 10 साल के बाद वोटों का पोलराइजेशन तो चल रहा है और ये बात बीजेपी कर रही है। वो सबसे डरावनी बात है। आपको लगता है जिसने 10 साल राज किया है, बहुमत की सरकार चलाई है, अगर उनके प्रचार में हिंदू मुस्लिम पे आ जाए, उनके प्रचार में मांस मटन मच्छी पे आ जाए, तो फिर बात 10 साल की अगर आप करें तो फिर 10 साल में किया क्या ऐसे पाया आपने? किस क्षेत्र में आपने ऐसी छलांग लगाई है जो आप दुनिया को बता सकते हो कि हाँ हमने ये किया? और 10 साल के बाद आप पूछ रहे हो नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? फिर 10 साल किसने राज किया? आपको लगता है जवाबदेही जो राज कर रही है बीजेपी, उनकी होनी चाहिए? जवाब तो दे कि जो वचननामा, जाहिरनामा था, जो मैनिफेस्टो था उनका 2014 का हो या 19 का हो, कितनी बातें पूरी कर पाए? कितने जुमलों का ट्रांसलेशन हो गया है? आदित्य जी, फिर प्राइम मिनिस्टर कैसे इतना कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं कि जो पहले 2 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें अमित शाह साहब कह रहे थे कि 100 से ज़्यादा सीटें से लीड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वे अहेड ऑफ इंडिया अलायंस। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है उनको? देखिए, एक सबसे बड़ा इंडिकेटर ये होता है जब किसी भी राज्य के अभी तक इलेक्शन का ट्रेंड देखो, जहाँ जहाँ भाजपा हार रही होती है या हारने के करीब होती है तो पोलराइजेशन की शुरुआत कर देती है। जो उनके मुद्दे हैं, कोर मुद्दे हैं, वो बाजू में रख के जो उनके एक साधारण छवि बन चुकी है पोलराइजेशन पार्टी की, तो वो शुरू कर देते हैं। जो रेफरेंस प्राइम मिनिस्टर ने दिया था वो तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट था सर। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान बाकायदा बीजेपी ने रिलीज भी किया था जब उन्होंने कहा था कि देश के रिसोर्सेज पर पहला हक मुसलमानों का और गरीब मुसलमानों का। अगर आप देखें तो उनका जो पूरा स्पीच है तो वो एक बात होगी, और वो तो मुझे लगता है मीडिया ने ही उनको फैक्ट चेक किया है। लेकिन दूसरी बात और सबसे अहम बात यही है कि जो कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो आया है उसमें कहीं भी ये चीज़ लिखी है? इंडिया के मैनिफेस्टो में लिखी है? नहीं लिखी है। तो फिर ऐसी बातें क्यों निकाले? और 10 साल तो आप ही ने राज किया है। आप तो सोच रहे हो 2046-47 तक तो आप ही राज करने वाले हो, 2049 तक राज करने वाले हो। तो फिर क्यों डरे कांग्रेस के मैनिफेस्टो का? क्यों डरे इंडिया के मैनिफेस्टो का? और झूठी बातें क्यों कहें? हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हम भाजपा की तानाशाही के जो एटीट्यूड है उसके खिलाफ है, भाजपा के पोलराइजेशन के खिलाफ है, भाजपा की झूठी बातें हैं उनके खिलाफ है। एक आरोप वो भी आप लोगों पे लगाते हैं, क्यों आप लोग सनातन का अपमान करते हैं? और प्रधानमंत्री ने ये तक कहा, महाराष्ट्र में ही आके कहा कि प्राण प्रतिष्ठा जो हुई थी राम मंदिर का, उसका इंडिया अलायंस की पार्टियां, आपकी तरफ भी इशारा था, बॉयकॉट करते हैं। भाजपा क्यों नहीं भवानी माता के मंदिर में जाती है महाराष्ट्र में आके? और दूसरी बात यही है, अगर आपने देखा होगा तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन मुझे लगता है देश के जो सबसे महत्वपूर्ण साधु संत है शंकराचार्य जी, वो भी तो नहीं गए थे। और हमें तो इनविटेशन के पोस्ट से पहले अगले दिन आया था। एक तो भाजपा कौन होती है ये क्रेडिट लेने का कि हमें इनविटेशन नहीं था और ये एक पॉलिटिकल इवेंट करने जा रहे थे, तो हमने हमारे यहाँ जो कालाराम मंदिर है वहाँ एक सोशल इंपॉर्टेंस है उस कालाराम मंदिर का नासिक में, वहाँ जाके हमने राम भगवान की आरती की। और हम अयोध्या जब कांग्रेस के साथ अलायंस में भी थे 2-3 बार जा चुके हैं, कांग्रेस के काफ़ी सारे विधायक हमारे साथ आ चुके हैं। लेकिन सर, क्या आपको नहीं लगता आदित्य जी कि अगर ये नैरेटिव बनाती है भाजपा, जैसा कि सनातन का अपमान करते हैं, इसका आप लोगों को राजनीतिक नुकसान हो सकता है? देखिए, भाजपा कौन होती है कि सर्टिफिकेट दे हमें? दूसरी बात यह है कि आज लोग यही पूछ रहे हैं कि राम की बात हुई, काम की बात करो। आज देखो, भगवान राम हर एक के मन में, हर एक दिल में है। हमारा भी हिंदुत्व साफ है। हमारा हिंदुत्व अगर मैं 2 ही वाक्यों में पूरा करूं तो हृदय में राम लेकिन हाथ को काम। हृदय में राम हर एक के,
आज हाथ को काम है युवाओं के। सर देश काम पर वोट डालेगा आपको लगता है? बिल्कुल डालेगा, क्योंकि आज 10 साल में अगर आप देखें तो जो 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ था वो विकास के नाम पे हुआ था। जुमलेबाजी बिल्कुल हुई, लेकिन पहले हमें तो वादे लगते थे। भाजपा ने हर एक वचन को तोड़ा है। भाजपा का तो ये जो हिंदुत्व का चेहरा है वो चुनावी हिंदुत्व भाजपा का। चुनावी हिंदुत्व है। ये आरोप है आपका? नहीं, ये सत्य है। एक होम मिनिस्टर ने कल एबीपी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और उन्होंने, क्योंकि आपसे ये बात चल रही है इसलिए मेरे जहन में आया कि ये पहले ही मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कि उन्होंने कहा कि जो वोट पिछली बार शिवसेना को पड़े थे पिछले लोकसभा चुनाव में, वो दरअसल वोट नरेंद्र मोदी के चेहरे के पड़े थे, जो इस बार आपके साथ नहीं है। आज महाराष्ट्र में स्थिति ऐसे है कि भाजपा ठाकरे ये नाम पे वोट मांग रही है। अगर ऐसी बात होती तो शिवसेना उनको तोड़ने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि पुत्र प्रेम का आपने जिक्र कर दिया, जब होम मिनिस्टर एबीपी तो न्यूज़ से बात कर रहे थे, मैंने आपका माइंड रीड कर लिया। नहीं, उन्होंने ये बात बोला, माइंड नहीं, उन्होंने ये बोल दिया कि शिवसेना टूटी हमारी वजह से नहीं, शिवसेना टूटी क्योंकि उद्धव साहब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। बिल्कुल, और यही मैं कहता हूं कि हम लोग वर्ल्ड कप हारे क्योंकि ये पुत्र प्रेम की बात थी, नहीं तो वर्ल्ड कप फाइनल यहाँ वानखेड़े में होना चाहिए था। होम मिनिस्टर के आरोप पर क्या कहना है आपका? कुछ नहीं कहना, भाजपा आरोप करते जाए। महाराष्ट्र को पता है, क्योंकि ये बाहर के लोग आ रहे और यहाँ बता रहे असली सेना कौन है, नकली सेना कौन है, सेना फोड़ के। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र कभी ये सहन नहीं करेगा। आज की भाजपा अलग है। आज की भाजपा ये चाइनीज कम्युनिस्ट मॉडल पे चल रही है। जिस चाइना को डरते हैं आंख दिखाने से, उसी को फॉलो कर रहे हैं। उन्हें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से नफरत है, उन्हें लोकतंत्र से नफरत है, उन्हें इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी चाहिए। आज महिलाएं डरी हुई है। आज जो कर्नाटका की केस आई है, मैं पूछने वाला था, बताएं उस पर आपका क्या कहना है? इतनी भयानक केस है। वैसे ही यहाँ मुंबई में एक उम्मीदवार है, वैसे ही आरोप लगे हुए, लेकिन उनको उम्मीदवार बनाया है दक्षिण मध्य से। तो कर्नाटका की जो रेवन्ना की केस है, डर इसी बात का, एक तो भागे कैसे ये पता नहीं, दूसरी बात जिस देश में गए हो अभी वहां भी तो यही थ्रेट है। ऐसे लोगों को क्या चुनाव आयोग बैन नहीं कर सकती? चुनाव से अभी तो बाहर नहीं कर सकती? कुछ तो चुनाव आयोग दिखाए हिम्मत। अभी तक क्यों नहीं किया कार्रवाई? आपको ना भाजपा बोल रही है, ना भाजपा से आदेश आए। भाजपा से आदेश चुनाव आयोग को? अगर आपने देखा होगा हमारी केस में, जब हमारी स्प्लिट उन्होंने अप्रूव की, जी जी, तो आपको लगता है चुनाव आयोग ने वो रिपोर्ट लिखी? ये तो हम तो ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एंटायरली कॉम्प्रोमाइज कमीशन बोलते हैं। अभी हमें बार कर दिया है जय भवानी जय शिवाजी कहने से महाराष्ट्र में। यही मैं कहता हूं, भाजपा का जो महाराष्ट्र द्वेष है वो लोगों के सामने आ रहा है। अगर हम महाराष्ट्र में जय भवानी जय शिवाजी ना कहें तो कहाँ कहें? तो आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है? एक तो मैं अक्सर देखता हूँ, माफ़ कीजिएगा, कि आप बड़े नाराज़ दिखते हैं एकनाथ शिंदे साहब से। तो क्यों टूटी शिवसेना? मैं नाराज, और जो एडजेक्टिव्स आप उनके लिए यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं नाराज़ नहीं हूँ, गुस्सा बिल्कुल हूँ, क्योंकि उन्होंने जो किया, एक तो मेरे पार्टी के साथ किया, मेरे पिताजी के साथ किया, मेरे नेता के साथ किया, जब सबसे उनका कठिन काल चल रहा था। कोई भी व्यक्ति जिसने आपको सब कुछ दिया है, आपकी पहचान, आपके टिकट, आपके मंत्री पद, सारी जब चीज़ें मिलती है, ऐसे ही स्पून फीड होती है, तो कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी बदले, वो डरपोक हो, चलो कुछ भी हो आप, लेकिन बदल के ऐसे बर्ताव नहीं करता। दूसरी बात, मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि जब आप मुख्यमंत्री बने, एक तो इलीगल हो, बैन तो होने वाले हो, डिस्क्वालीफाई तो होने वाले हो, लेकिन ये सारी चीज़ें मन में रखे हुए भी आपने भाजपा की सत्ता का गैर इस्तेमाल करके आप मुख्यमंत्री बन गए। और उसी के बाद जो महाराष्ट्र का फ़ायदा कर सकते थे, वो सारा का सारा फ़ायदा आपने गुजरात का किया और बीजेपी का किया। सर मेरा मूल सवाल अभी भी, वो गए क्यों? आपको क्यों लगता है कि क्यों उन्होंने पार्टी तोड़ी? डर की बात थी। किस बात का डर था? आपको तो पता है भाजपा की एक नेशनल पॉलिसी चल रही है, जॉइन और जेल। उस जॉइन और जेल पॉलिसी में 20 मई को, और ये मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, वो आके वर्षा बंगला पे रोके गए कि उनके पीछे सब सारी एजेंसीज लग गई है, ये है वो है, और फिर जो हुआ वो हुआ। दूसरी तरफ जैसे प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि सैम पिट्रोडा के बयान का हवाला देते हुए, इनहेरिटेंस टैक्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस अगर आ गई, इंडिया अलायंस आ गया, तो आप लोगों के मंगलसूत्र भी लेकर के यही तो मैं बात कर रहा हूँ। पहले चरण में भाजपा के लिए चुनाव ठीक नहीं गए, इसलिए तो पोलराइजेशन पर झूठी बातें कहने पे आए। आप लोग रोक पाएंगे जिसको आप पोलराइजेशन? बिल्कुल रोक पाएंगे, क्योंकि आज जनता को हम ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। जनता देख रही है, जनता सोचती है, जनता विचार करती है। और आज जनता भी ये पूछ रही है कि 2014 में क्यों वोट किया था आपको? प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर कहते हैं 400 प्लस। आदित्य ठाकरे को क्या लगता है? शुभकामनाएं उनको, लेकिन देश में से, हमारे देश में, भारतवर्ष से तो नहीं आएंगे 400 प्लस। इंडिया अलायंस कितना पा जाएगा?
ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मैं यही कहता हूँ, देखिए किसी की भी सरकार बने, हमारा ये मानना बन चुका है कि अगर आपको मजबूत देश चाहिए तो आपको मिलीजुली सरकार बनानी पड़ेगी। मिलीजुली सरकार यानी मजबूत देश। जिस भी राजनीतिक दल का जो भी आंकड़ा है, जिन्हें भी लगता है कि देश के संविधान का रक्षण हो, लोकतंत्र बचे, वो इंडिया के साथ आएंगे। आपको लगता है कि लोग आप पर भरोसा है इस बार दिखा? कितनी सीटें आपको लगता है कि इस बार आप लोग इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में जीत सकेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 48 में कितना? ज़्यादा से ज़्यादा। आंकड़ों में मैं कभी नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा कहता हूँ, क्योंकि यही भरोसा है कि जनता अपना प्यार और विश्वास भर भर के देगी। नहीं, बार आपको लगता है कि देश को लीड करने का मौका मिले तो कर सकते हैं उद्धव साहब? मुझे लगता है कि हमारे 100 करोड़ की जनता में काफ़ी सारे लोग हैं जो देश को लीड कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही जो भाजपा चेहरा दिखा रही वो है, काफ़ी सारे लोग हैं। अमित शाह साहब कह रहे थे कि इंडिया अलायंस के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हम हर 1 साल पे नया प्रधानमंत्री देंगे देश को, तो इसमें आप कहाँ स्टेबिलिटी ला कहने दीजिए, पाएंगे? मुझे लगता है लोगों को पता है क्या है चीज़ें। और आज भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ दोनों तरफ से, यानी मनसे के लिए, उनके लिए पर्सनली नहीं, क्योंकि उन पे मैं कभी बोलता नहीं जी। एक डेकोरम रखता हूँ, लेकिन मनसे जो पार्टी है, उनके जो कार्यकर्ता है, उनसे मुझे आज सवाल पूछना है कि जो मनसे ने बिन शर्त एक सपोर्ट दिया है बीजेपी को, क्या ये सपोर्ट वाकई मनसे कार्यकर्ता को पसंद आया? क्योंकि ये सपोर्ट का रिजल्ट यही होगा, नतीजा यही होगा कि अगर वो जीतेंगे तो नहीं, लेकिन जीते तो सारे जो इंडस्ट्रीज़ है, जो जॉब्स है भूमिपुत्रों को मिलने वाले थे, वो जाएंगे गुजरात। क्या इसको भी सपोर्ट मनसे ने दिया है? बीजेपी जब कहती है कि वो यूसीसी लागू करने की पूरी कोशिश करेगी, उसको आप समर्थन करेंगे नहीं करेंगे? पहले समझाए तो कि क्या वो लागू करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बार मैंने सुना है जब चुनाव आते हैं तो गुजरात में हो, उत्तराखंड में हो, काफ़ी सारे स्टेट्स में और एक क्या रेजोल्यूशन पास किया जाता है, लेकिन आगे क्या? आप इस पे क्लैरिटी चाहते हैं? क्लैरिटी चाहते हैं। क्या हिंदू यूनिफॉर्म जो अपनी HUF होती है वो बर्खास्त कर देंगे? तो ये सारी जो चीज़ें हैं उस पर क्लैरिटी तो आए। सलमान खुर्शीद साहब की भतीजी ने वोट जिहाद टर्म का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं, इसलिए आपसे पूछ ले रहा हूँ, इसको आप कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता मैंने इस अभी तरह आपसे सुना है तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा उस पर। सर, इंडिया अलायंस के लीडर्स जो चले गए, जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, ममता बनर्जी चली गई, नीतीश कुमार साथ छोड़ करके चले गए, आपको लगता है इससे डेंट हुआ, इंडिया अलायंस कमज़ोर हो गया? नहीं, अगर आप देखें तो बिहार में आज हर एक बिहारी यही पूछ रहा है कि 10 साल में केंद्र से क्या मिला, भाजपा से क्या मिला, और वहाँ भी जो गंदी राजनीति हुई उसका जड़ यही है भाजपा। दूसरी बात अगर आप देखें तो ममता दीदी इंडिया से बाहर नहीं हुई, वो अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन है इंडिया के ही विचारधारा में और संविधान के विचारधारा में। शेयरिंग किया नहीं, रोज कांग्रेस और तृणमूल मुझे लगता कांग्रेस है एक कि दूसरे को हर ऐसे एक राज्य में अपनी अपनी जैसे अलायंस और अंडरस्टैंडिंग होती है वैसे होती है। जैसे कांग्रेस की और आप आदमी पार्टी की पंजाब में नहीं बनी लेकिन दिल्ली में बनी। नीतीश कुमार जी के छोड़ के जाने पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है जो है वो है, लेकिन तेजस्वी यादव का देखिए आप, वहाँ का जो क्राउड है, जो प्यार है, वो बढ़ता जा रहा है। और वापस मुझे यही पसंद आया कि तेजस्वी जी जो कह रहे हैं, मेरी उम्र के हैं लेकिन उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और अगर आपने देखा होगा तो वहाँ भी वो काम की बात कर रहे हैं। जॉब्स कितने दिए, किस एरिया में डेवलपमेंट लाई, कितने जॉब्स देने वाले थे, काम की तो बात कर रहे हैं। सर, इतना प्रॉमिसिंग है इंडिया अलायंस, तो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एक एक करके छोड़ के जाएं, उससे आप लोगों को चिंता नहीं होती? पतझड़ होती है और पतझड़ होनी ज़रूरी भी होती है। अगर आप देखें तो जिस कांग्रेस के खिलाफ हम लड़ रहे थे भाजपा के साथ 2014 तक, वो जो भ्रष्ट लोग थे कांग्रेस में उनके खिलाफ थे। आज सारे के सारे वो भ्रष्ट लोग भाजपा में, तो अभी लड़ाई भाजपा के साथ है। कांग्रेस भी साफ हो गई क्योंकि ये वॉशिंग मशीन में चले गए सब लोग। उस कांग्रेस जिस पर भारतीय जनता पार्टी दिन रात आरोप लगाती है कि ये हिंदुत्व के विरोधी हैं, ये माइनॉरिटी अपीसमेंट करते हैं, ये सनातन विरोधी हैं, उनके साथ आप मिलकर के पहली बात तो काम ये कर है रहे कि हैं। ये भाजपा कौन होती है कि किसी को सर्टिफिकेट दे कि आप हिंदू विरोधी हो कि हिंदू साथ में हो। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं, मैं आने वाला था उस पर। उस पर तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ट्रांसपेरेंसी के लिए तो लेकर के आए थे, हम चाहते थे कि ट्रांसपेरेंट रहे सब कुछ, और आप उल्टा आरोप ये लगाते हैं कि कंसील करनी थी चीज़ें, उगाही करनी थी, इस वजह से भाजपा। हमने नहीं आरोप लगाया, जो सुप्रीम कोर्ट में बातें हुई वहाँ से जो बातें पता चली, जो मीडिया में भी एक कनेक्शन आया, एक बड़ी अच्छी स्कीम चल रही थी, चंदा दो धंधा लो, ये स्कीम तो दुनिया में आ गई,
और ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल आ गया है। अमित शाह साहब का मैंने बयान देखा था, उन्होंने कहा था कि ये नाम गुप्त रखने की वजह ये थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी बिजनेस ग्रुप को विक्टिमाइज ना करे, इस वजह से वो सेफगार्ड था। अदरवाइज उन कंपनियों के बैलेंस शीट में तो सारी डिटेल्स होती हैं। काफ़ी सारे ऐसी भी कंपनी थे जो लॉस मेकिंग थे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स ज़्यादा दे रहे थे लॉस से। और यही बात मैं पूछना चाहता हूँ, फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, निर्मला जी ने कहा, आपने देखा होगा उस कॉन्क्लेव में कि हम न्यूट्रल है, एक भी आवाज सामने से आई जो उन पे भरोसा कर रही थी। भ्रष्टाचार का आरोप तो उल्टा प्रधानमंत्री आप लोगों पे लगाते हैं कि भ्रष्टाचारियों का इंडिया अलायंस एक समूह है। तो अगर अरविंद जी भाजपा जाते तो छूट नहीं जाते वो। यही बात है, संजय सिंह जी का अगर आप ऑर्डर देखें रिलीज का, या संजय राउत साहब का ऑर्डर देखें, तो कोर्ट हैज कम डाउन हेवीली ऑन द ईडी। लेकिन ऐसे एक्शन से आपकी जो एलाइज हैं, इंडिया अलायंस का पार्ट है आम आदमी पार्टी, वो कमजोर नहीं पड़ जाएगा, आपकी लड़ाई कमजोर नहीं हो जाएगी। मुझे लगता है दिल्ली में अगर आप देखो तो बहुत सारी जनता आज आम आदमी पार्टी के साथ है और उनको भी साथ के साथ सीट्स मिल जाएगी, क्योंकि ये जो तानाशाही है, साथ के साथ सीट्स, आप बिल्कुल तानाशाही है, उसके खिलाफ लड़ना जरूरी है। और आप क्या कपड़े पहनो, कौन से रंग के पहनो, क्या खाओ, ये भाजपा आपको बताएगी। ऐसा लगता है आप? यही तो उनको करना है, पुलिस स्टेट को करना है उनको। वो तो कहते हैं आप लोग इस बात का डर दिखा रहे हैं। 10 साल में तो हमने महसूस किया है। एक आरोप आप लोगों पे ये लग रहा है अभी कि आरक्षण के मुद्दे पे फेक वीडियो फैला करके होम मिनिस्टर ने बयान कुछ दिया, दिखाया कुछ जा रहा है, और उस पर बाकायदा कार्रवाई भी हो रही है। देखिए, आरोपों की अगर बात करें तो जितने आरोप भाजपा लगा रही है, बेहतर होगा कि 10 साल में काम क्या किया वो गिनाए। तीसरी बार मोदी सरकार, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तीसरी बार, बीजेपी का हर नेता डंके की चोट पे कह रहा है। आपको लगता है कि तीसरी बार सरकार में आ पाएंगे मोदी जी, प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए, ये 4 जून को तो पता चलेगा, लेकिन मेरा ये पूरा भरोसा है कि देश में परिवर्तन होगा। कोई फेस नहीं है इधर। अक्सर हम भी फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये आर्गुमेंट रहता है आम जनता का कि इधर तो मोदी जी हैं, इधर कौन है। 77 में किसको भरोसा था कि फेस कौन होगा? 89 में किसको भरोसा था? 2004 में किसको भरोसा था? लेकिन सबसे अहम बात यही है कि जो भाजपा कहती है फेस नहीं है, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके पास तो ऑल्टरनेटिव है नहीं, आपके पास एक ही फेस है, लेकिन क्या आप हम सबको 100 करोड़ लोगों को बेवकूफ़ समझते हो कि कोई नहीं चला सकता सरकार देश की? आपको ऐसे लगता है कि कोई दूसरा आदमी है ही नहीं, या दूसरी व्यक्ति है ही नहीं इस देश में, महिला हो पुरुष हो, जो देश को चला सकेगी? आप लोग कब तय करेंगे कि आपका प्राइम देश की जनता तय करेगी, हम कौन तय करने वाले? चुनाव के बाद। हम भाजपा जैसे घमंडी नहीं, हम ऐसे नहीं है कि हम ही तय करेंगे और हम ही चलाएंगे। देश की जनता चुनेगी और हम जो है वो विनम्रतापूर्वक मान्य करेंगे। आदित्य ठाकरे साहब, आपने लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ा? आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, हमें खबर मिल रही है कि इस बात की पूरी गुंजाइश है कि प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, वो दोनों भी, राहुल जी लड़ रहे हैं वायनाड से, लेकिन अमेठी और रायबरेली नहीं लड़ेंगे। प्रियंका गांधी चुनाव ना लड़ें, आदित्य ठाकरे चुनाव ना लड़ें, तो आप यूथ को इंस्पायर कैसे करेंगे? हमारे काफ़ी सारे ऐसे नेता हैं, ऐसे लोग हैं, अगर आपने देखा तो काफ़ी सारे नए लोग हमारे चुनावी आज सीट्स पे आए हैं, कैंडिडेट्स बन के आए, उम्मीदवार बन के आए हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। और अगर आप देखें तो 2-4 ऐसे लोग हैं जो 2 या 3 टर्म करने जा रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो नए हैं। मुझे लगता है कि ये पार्टी ने डिसाइड किया कि मुझे अभी राज्य में और चुनाव क्षेत्र में अगर आप देखें तो काफ़ी सारे ऐसे भी लोग थे, मुझे लगा कि उनको भी चांस देना जरूरी, तो वो है वहाँ, पार्टी को लगा चांस दे उनको, तो है वहाँ। आदित्य ठाकरे साहब, कभी आपको लगता नहीं कि कंगना रनौत हो या नवनीत राणा हो, ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप लोगों की राजनीति की वजह से कहीं मिस कैलकुलेट कर गए आप? नहीं, मैं तो इंपॉर्टेंस देता नहीं, इसलिए मैं कई लोगों पे, मैं वैयक्तिक किसी पे बात नहीं करता। देखिए, मेरे लिए कौन कहाँ से लड़ रहा है, कौन किसके खिलाफ बोल रहा है, हमारी आलोचना कौन कर रहे हैं, इसमें मैं जाता नहीं हूँ। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पे आपका क्या कहना है? आपसे कुछ दिनों पहले हमने देश के इतने बड़े सुपरस्टार के घर पर फायरिंग हो जाती है, कोई भी उसको क्लेम कर देता है। आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें महाराष्ट्र कमज़ोर पड़ा है? बहुत ही। अगर आप देखें तो पिछले 2 या 2.5 साल में ऐसी चीज़ें होने लगी हैं जैसे हमने कभी पहले सुना नहीं था। ये सुपरस्टार के घर पे फायरिंग के पहले हमारे एक कॉरपोरेटर है, उनको फेसबुक लाइव पे गोलियों से उड़ा गया था, उनकी हत्या हुई। उनके घर पे ना सीएम गए ना कोई कुछ किया, वो तो बात अलग हुई। अभी तक अपराधी कौन है, उसके पीछे कौन है, पता नहीं चला है। तो ऐसे माहौल में कोई कैसे सुरक्षित समझेगा खुद को? तो बात यही होती है कि सरकार जब चलती है तो ये सरकार देश की जनता के लिए चलनी चाहिए, खुद के लिए नहीं, और ये खुद के लिए चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आदित्य ठाकरे साहब, आपने काफ़ी समय दिया एबीपी न्यूज़ को।